रात के करीब 1:30 बजे रहे थे। पूरा घर सुनसान और खामोशी में डूबा हुआ था। मैं नादिया अचानक पानी पीने के लिए जागी तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने कमरे से बाहर कदम निकाला तो ठंडी हवा का झोंका आया और माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ लगने लगा। जैसे ही मैं किचन की तरफ बढ़ी मुझे हल्की हल्की सरगोशियां सुनाई दे। पहले मैंने सोचा शायद मेरा वहम हो, लेकिन आवाज वाज़ेह होती जा रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ी जहां से आवाज आ रही थी। वो ड्राइंग रूम की तरफ से आ रही थी, जहां आमतौर पर इस वक्त कोई नहीं होता। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन तजस्सुस मुझे आगे ले जा रहा था। मैंने दरवाजे के करीब जाकर झांका, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। कमरा बिल्कुल खाली था, मगर आवाजें अब भी गूंज रही थीं। मैं हैरान और परेशान होकर पीछे हटी और सोचने लगी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसी लम्हे मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने घबरा कर मुड़कर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। अब मेरे दिल में खौफ के साथ साथ एक अजीब सा राज जाने का जज्बा भी पैदा हो चुका था। मैं वापस अपने कमरे की तरफ आई तो नींद मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। मैंने मोबाइल उठाया ताकि खुद को मसरूफ रख सकूं, लेकिन दिल बार बार इसी वाकये की तरफ जा रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि शायद ये सब कुछ मेरे जहन का खेल हो, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने हिम्मत करके दोबारा बाहर जाने का फैसला किया। इस बार मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदम रखे और हर तरफ गौर से देखने लगी। जब मैं ड्राइंग रूम के करीब पहुंची तो मुझे एक साया सा हरकत करता हुआ दिखाई दिया। मैं रुक गई और सांस रोक ली। वो साया दीवार के साथ साथ सरक रहा था, जैसे कोई चीज छुपने की कोशिश कर रही हो। मैंने हिम्मत करके आवाज दी, कौन है वहां? मगर कोई जवाब नहीं आया। अचानक वो साया गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अब मेरा दिल मजीद परेशान हो गया। मैंने सोचा कि शायद घर में कोई चोर दाखिल हो गया है, इसलिए मैंने फौरन अपने भाई आसिफ को जगाने का फैसला किया। मैं तेजी से कमरे की तरफ दौड़ी, मगर दिल में खौफ के साथ साथ एक अजीब सा यकीन भी था कि आज की रात कुछ खास होने वाला है। मैंने अपने भाई आसिफ को जगाया और सारी बात बताई। पहले तो वो हंसने लगा और बोला, नादिया तुम्हें वहम हो रहा है, लेकिन मेरी सुनते धन देखकर वो भी उठ बैठा। हम दोनों ने मिलकर पूरा घर चेक करने का फैसला किया। हाथ में टार्च लेकर हम आहिस्ता आहिस्ता हर कमरा देखने लगे। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, कहीं कोई निशान नहीं था। जब हम दोबारा ड्राइंग रूम में पहुंचे तो अचानक टार्च की रोशनी मद्धम होने लगी। माहौल यकदम सनसनीखेज और खौफनाक हो गया। आसिफ ने कहा कि शायद बैटरी कमजोर है, लेकिन मुझे लग रहा था कि बात कुछ और है। इसी वक्त हमें एक हल्की सी आवाज दोबारा सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रहा हो। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दिल ही दिल में हिम्मत जताई। आसिफ ने आगे बढ़कर वो दरवाजा खोला जो स्टोर रूम की तरफ जाता था। जैसे ही दरवाजा खुला एक ठंडी हवा का झोंका आया और हम दोनों एक लम्हे के लिए खामोश रह गए। अंदर मुकम्मल अंधेरा था, मगर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। हमने हिम्मत करके स्टोर रूम में कदम रखा। अंदर पुरानी चीजों की खुशबू और खामोशी थी, लेकिन वो अजीब सी आवाज अब भी कहीं ना कहीं मौजूद थी। मैंने टॉर्च की रोशनी उधर घुमाई तो एक पुराना संदूक नजर आया जो कोने में रखा था। वो संदूक आम दिनों में कभी तवज्जो का मरकज नहीं बनता था, लेकिन आज वही सबसे अहम चीज लग रहा था। आसिफ ने आहिस्ता से कहा कि शायद आवाज इसी के अंदर से आ रही है। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता संदूक के करीब गए। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। जैसे ही आसिफ ने संदूक खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, आवाज अचानक बंद हो गई। एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। आसिफ ने हिम्मत करके संदूक खोला तो अंदर कुछ पुराने कागजात और एक डायरी रखी हुई थी। हमने वो डायरी निकाली और उसके वरक पलटने लगे। इस डायरी में किसी शख्स की जिंदगी के राज और कहानियां लिखी हुई थीं, जिन्हें खौफ, तन्हाई और उम्मीद का जिक्र था। हम दोनों ने वो डायरी पढ़नी शुरू की तो पता चला कि ये हमारे दादा के एक पुराने दोस्त शमीम साहिब की थी, जो कभी इस घर में रहा करते थे। वो शख्स बहुत तन्हा था और अपनी बातें इसी डायरी में लिखा करता था। जो आवाजें हमें सुनाई दे रही थीं, वो दरअसल हमारी अपनी सोच और इस पुरअसरार माहौल का असर थी। हम दोनों ने एक लंबी सांस ली और एक दूसरे को देखा, जैसे कोई बोझ दिल से उतर गया हो।
इस रात हमें ये एहसास हुआ कि कभी कभी खौफ हकीकत नहीं होता बल्कि हमारे जहन का वहम होता है। हमने डायरी को दोबारा संदूक में रखा और कमरे से बाहर आ गए। अब घर पहले की तरह पर सुकून लग रहा था और दिल में अजीब सी तसल्ली आ चुकी थी। इस वाकये के बाद मैंने एक अहम सबक सीखा कि हर अजीब चीज के पीछे कोई ना कोई हकीकत जरूर होती है, बस हमें इसे समझने की जरूरत होती है। अगले दिन जब सूरज निकला तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर मेरे अंदर एक नया हौसला पैदा हो चुका था। अब मैं हर मुश्किल और खौफ का सामना हिम्मत से करने के लिए तैयार थी। ये रात मेरे लिए एक यादगार बन गई, जिसने मुझे डर के बजाय सच्चाई की तलाश सिखाई। इस रात के बाद कई दिन आमतौर पर गुजर गए, लेकिन नादिया के जहन से वो पुरानी डायरी और शमीम साहिब का जिक्र नहीं निकला था। इसे बार बार ख्याल आता कि इस डायरी में और भी बहुत कुछ लिखा होगा जो इसने पहली बार पूरी तरह नहीं पढ़ा था। एक दोपहर जब घर में सब अपने कामों में मसरूफ थे, नादिया ने हिम्मत करके दोबारा स्टोर रूम जाने का फैसला किया। इस बार वो अकेले थी, लेकिन दिल में खौफ की जगह एक तजस्सुस भरा सुकून था। इसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला, अंदर गई और वही संदूक दोबारा निकाला। संदूक पर अब गर्द की हल्की सी तह जमी थी। इसे खोलते ही वही पुरानी कागजात और डायरी नजर आई। नादिया ने डायरी को गौर से पढ़ना शुरू किया तो इसे कुछ ऐसे सफ़हात मिले जो पहले नज़रअंदाज हो गए थे। उन सफ़हात में शमीम साहिब ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों का जिक्र किया था और एक अधूरी ख्वाहिश का बार बार तज़किरा था। वो लिखते थे कि घर के पिछले सह में उन्होंने एक खास पौधा लगाया था जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, और वो पौधा भी शायद अब उनकी याद का आखिरी निशान हो। नादिया को ये पढ़कर अजीब सा लगा, क्योंकि इसे पिछले सह ने ऐसे किसी खास पौधे का इल्म नहीं था। इसी शाम नादिया ने अपने भाई आसिफ से इस बारे में बात की। आसिफ ने भी दिलचस्पी ली और दोनों ने मिलकर पिछले सह में जाने का फैसला किया। पिछला सहन अक्सर इस्तेमाल नहीं होता था और वहां जंगली घास और कुछ पुराने दरख्त थे। अब सूरज ढल रहा था और हल्की सुनहरी रोशनी हर चीज को एक अजीब सा सुकून दे रही थी। दोनों भाई बहन ने हर कोने को गौर से देखा। पुरानी ईंटों की दीवार के साथ साथ चलते हुए वो एक गुमशुदा सी जगह पर पहुंचे जहां एक खस्ता हाल मगर सरसब्ज पौधा अपनी जगह जमे हुए था। वो पौधा अपनी नौयत का अकेले था। इसके पत्ते हल्की चांदी की तरह चमक रहे थे और उसकी जड़ों के पास एक छोटी सी नीम दबी हुई तख्ती रखी थी। तख्ती पर कुछ अल्फाज गंदे थे जो बड़ी मुश्किल से पढ़े जा सकते थे, लेकिन गौर करने पर साफ हुआ कि इस पर लिखा था, उम्मीद का इस्तिआरा। इस दरियाफ्त ने दोनों को हैरत में डाल दिया, क्योंकि ये वही अल्फाज थे जो डायरी के कई सफ़हात पर बिखरे हुए थे। नादिया ने इस पौधे को छुआ तो इसे महसूस हुआ जैसे वक्त थम गया हो। इसी लम्हे एक हल्की सी हुआ चली और पौधे की पत्तियों से एक धीमी सी सरगोशी सुनाई दी, बिल्कुल वैसी ही जैसी इसने पहली रात सुनी थी। लेकिन इस बार वो सरगोशी खौफ नहीं बल्कि एक पुरानी दुआ की तरह लग रही थी। आसिफ ने नादिया को हिम्मत दिलाई और कहा कि शायद शमीम साहिब की रूह को यही सुकून मिलेगा अगर हम इस पौधे की देखभाल करें। दोनों ने मिलकर इस पौधे को साफ किया, इसकी जड़ों को पानी दिया और आसपास की जगह को संवारा। ये काम करते हुए उन्हें एक अजीब इत्मीनान हुआ, गोया वो कोई बहुत पुरानी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो। रात वापस आई तो इस बार घर में एक नर्म सी खुशबू थी जो इस पौधे की तरफ से आ रही थी। हालांकि वो सहन काफी दूर था, लेकिन इस खुशबू ने पूरे घर को एक अजीब सुकून से भर दिया और नादिया को लगा कि अब घर वाकई पहले से ज्यादा रोशन है। अगले चंद दिनों में नादिया ने इस पौधे को अपनी रोजाना की आदत का हिस्सा बना लिया। वो सुबह उठकर सबसे पहले इसे पानी देने जाती और उसके पास बैठकर कुछ लम्हे खामोशी से गुजारती। आसिफ ने भी इस जगह को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए कुछ फूल और बैल लगा दिए और देखते ही देखते वो सुनसान कोना पूरे घर का पसंदीदा मकाम बन गया। नादिया ने इस पूरे तजुर्बे से जो सबसे बड़ा सबक सीखा वो ये था कि जब भी जिंदगी में कोई नामालूम खौफ सर उठाए, इससे भागने की बजाय इसकी हकीकत जाने की कोशिश करनी चाहिए। इसने देखा कि जिन रातों को इसने सबसे खौफनाक समझा था, वही रात इसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाइयों का दरवाज़ा बनकर निकले। इस एहसास ने इसके अंदर एक ऐसी हिम्मत पैदा की जो किसी भी मुश्किल वक्त में इसका सहारा बन सकती थी। और जब कभी इसे तन्हाई महसूस होती, वो इस दरख्त के पास जा बैठती जहां से वो सुकून मिलता जो एक जमाने में इस घर से गायब था, लेकिन अब इसकी छांव तले हर सौ बिखरा हुआ था। ये कहानी नादिया को सिर्फ एक खौफ पर फतह दिलाने की नहीं सिखाती, बल्कि इसे जिंदगी के हर पहलू में रोशनी ढूंढने का हुनर भी बख्शती है।